Hello students, in earlier classes as you know we were discussing about the green revolution, the pros and cons of the green revolution, how green revolution benefited us, how there were some critical evaluation of green revolution, there were some flaws of green revolution that we have already discussed. In today's class we will discuss firstly about the occupational structure of the Indian economy during 1950 to 1990. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे कि हमारे वर्कफोर्स का कितना परसेंट लोग कौन से ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, कौन सी जगह जॉब कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, उसे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। सीधी सिंपल अगर कहूँ तो कितने परसेंट लोग कौन सी जगह या कितने परसेंट लोग कौन सा काम कर रहे हैं वो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। यानी कि टेबल देखिए अगर आपको पता लगाना है तो वो क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर 1950 के अंदर देखिए एग्रीकल्चर में 72% लोग, इंडस्ट्री में 11% के अप्रॉक्सीमेटली लोग और सर्विसेज में 17% के अप्रॉक्सीमेटली लोग वर्क करते थे। मतलब अगर हमारी कंट्री के अंदर 100 लोग वर्क करने वाले हैं, 100 लोगों का वर्किंग पॉपुलेशन है तो उसमें से 72 एग्रीकल्चर कर रहे थे, 11 इंडस्ट्री कर रहे थे और 17 जो है वो क्या कर रहे थे, वो हमारे सर्विसेज में थे। ये हमें ये बताना है। अब हमने इतनी बार देखा कि सर ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए, जो भी था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की सिचुएशन क्या है वो जरा देखिए। एक तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन को देख के लोगों को फार्मिंग थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी कि फार्मिंग अच्छी बात है, फार्मिंग में स्कोप है। तो 1990 यानी कि आफ्टर 40 ईयर्स, ठीक है, 40 ईयर्स के बाद भी एग्रीकल्चर में ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं आया, मतलब हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंज नहीं आया। क्या हुआ, एग्रीकल्चर उतना का उतना ही देखिए 2-2.5% सॉरी 5-6% कुछ कम हुआ है, 72 से 66 या 67 अप्रॉक्सीमेटली। तो ज़्यादा कमी एग्रीकल्चर में नहीं आई। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में भी थे, अभी भी 100 में से 67 लोग जो थे वो कहाँ थे, एग्रीकल्चर में। पहले 72 लोग थे, अब 67 है। 5% यानी कि 5 लोग ही वो एग्रीकल्चर छोड़ के गए हैं और कुछ और करने लग गए हैं। क्या करने लग गए हैं, या तो इंडस्ट्री में चले गए, यहाँ पे भी इंक्रीज दिख रहा है आपको 2% के आसपास का, और या फिर हमारे सर्विसेज में चले गए 2.5% के आसपास का, यहाँ 3% के आसपास का फर्क क्या दिख रहा है। तो 20% लोग जो है सर्विसेज में चले गए, इंक्रीज देखी जा रहा है। तो एग्रीकल्चर छोड़ के लोग इंडस्ट्री चले गए और सर्विसेज में चले गए, लेकिन ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर छोड़ के नहीं गए। क्यों नहीं गए, एक रीज़न क्या है कि इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाया। वो इतना ग्रो ही नहीं कर पाया कि इतने सारे लोगों को जॉब्स दे पाए, इतने सारे लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉय कर पाए। तो इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर इतनी ग्रोथ नहीं ली। यही रीज़न है कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ के नहीं गए। ठीक है, 10 लोगों की ज़रूरत है अगर फार्म पे तो 12 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मुझे लग रहा है वो काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कुछ खास काम कर नहीं रहे। वो हट भी जाएंगे 2 एक्स्ट्रा लोग तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो वो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर में था, फिर भी लोग एग्रीकल्चर छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ खास जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही थी, लोगों को वो अट्रैक्टिव थी नहीं, और होगी भी कैसे जब जॉब ही नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर भी छोड़ देंगे और वो भी नहीं कर, वहाँ पे भी जॉब नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इससे उन्हें लगता था खेत पे ही कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा फेलियर था हमारी पॉलिसीज़ का जो हमने 1950 से 1990 में फॉलो की थी। 1950 से 1990 में जो पॉलिसीज़ फॉलो की थी उसका एक मेजर फेलियर ये था हमारे पास कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। चलिए, उसके बाद हमने एक ग्रीन रेवोल्यूशन में एक टॉपिक देखा था कि हमें HYV सीड्स चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, और सिर्फ HYV सीड से काम नहीं चलेगा, उनके साथ साथ हमें इनपुट्स भी और चाहिए। क्या इनपुट्स थे वो, हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमें क्या कहते हैं पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये सब चाहिए। तो अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ये प्रमोट करने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट करने के लिए, इन सबको प्रमोट करने के लिए फर्टिलाइजर्स को सस्ती रेट पे दे रही है, सब्सिडीज दे रही है।
यानी कि मार्केट में अगर सब फर्टिलाइज़र महंगा मिल रहा था तो गवर्नमेंट बोल रही थी 100 रुपीज़ का मिल रहा था मान लीजिए, तो गवर्नमेंट बोल रही थी कि आप फार्मर्स को, कंपनी को बोल रही थी आप फार्मर्स को 70 रुपीज़ में बेचिए, 30 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा ये प्राइस डिफरेंस है वो हम पे करेंगे आपको, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट इनको बोल रही थी कि आप 70 में इनको दीजिए, 30 हमसे लीजिए, ताकि फार्मर्स पे जो है बर्डन ना पड़े, ठीक है, फार्मर्स को कोई परेशानी ना हो, ठीक है, ऐसा वो बोल रही थी। तो ये एक जो प्रॉब्लम है जो सब्सिडीज़ की, वो उसके क्या कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हैं, तो वो हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सब्सिडीज़ के कुछ अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट जो है वो हम आज आपको बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि देखिए सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट किया ताकि लोग इसे अडॉप्ट करें। ये नई थी, रिस्की थी, लोगों को डर लग रहा था, तो लोग आगे आए और इसे यूज़ करना स्टार्ट करें, ऐसा वो करें, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट चाह रहे थे। तो जब लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जब ये पूरे कंट्री में फैल गई, जब लोगों को समझ में आ गया कि इसके बेनिफिट क्या हैं, तब तो इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन तब भी ये चलती जा रही थी। तो पहला पॉइंट है ये शुड एलिमिनेट एंड व्हेन देयर पर्पस इज सर्व, कि जब उनका पर्पस सर्व हो गया हो, जब काम पूरा हो गया हो, तब तो इन सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी सब्सिडीज़ कंटिन्यू की जा रही है। चलिए, मतलब बाद में भी कंटिन्यू की जा रही है, ठीक है। सेकेंड है सब्सिडीज बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन ह्यूज वे। देखिए प्रोडक्ट तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का ही बिक रहा था, ठीक है, अमीर जो उसे अफोर्ड कर सकता था वो भी उसे सब कम रेट पे ले रहा था, गरीब फार्मर जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था वो भी उसे कम रेट पे ले रहा था, लेकिन दोनों ही उसे खरीद पा रहे थे। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ये टेंशन नहीं थी कि उसका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, बिक रहा था क्योंकि सब्सिडी मिल रही थी, लोग आसानी से उसे अफोर्ड कर पा रहे थे और खरीद पा रहे थे। तो फार्मर्स को बेनिफिट होने से ज़्यादा ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी अमीर लोग हैं उनको बेनिफिट कर रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लार्जली बेनिफिट फार्मर्स इन प्रॉस्परस रीजन। जो एरियाज जहाँ पे पानी था, अच्छे से फार्मिंग हो रही थी, जैसे कि आपने डिस्कस किया था पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, उन एरिया के फार्मर्स ने इन HYV सीड्स को, ग्रीन रेवोल्यूशन को जल्दी से अडॉप्ट किया और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज थे के फार्मर्स थे या लो इनकम के फार्मर्स थे, उन तक ये इतनी आसानी से पहुंच नहीं पाया या उन तक इस सब्सिडीज़ का बेनिफिट पहुंच नहीं पाया। तो देखिए जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनको सब्सिडीज़ नहीं भी मिलती तो भी चल जाता, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन तक तो सब्सिडीज़ का बेनिफिट पहुँचा ही नहीं या ज़्यादा पहुँचा ही नहीं। तो ये भी एक अगेंस्ट में बोला जाता है सब्सिडीज़ देने की। लास्टली बोला जाता है कि भैया गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है कि क्योंकि सारा पैसा ये सब्सिडी का गवर्नमेंट देती है, अपनी जेब से भरती है सारा पैसा गवर्नमेंट, एक्स्ट्रा पैसा या डिफरेंस जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है इतने सारे फार्मर्स के लिए। तो हमारे खर्च पे ये एक बर्डन है, गवर्नमेंट के एक फाइनेंस पे ये बर्डन है, तो ये एक इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है या अगेंस्ट में हम आर्ग्यूमेंट करें तो है। बिल्कुल बात सही है, नुकसान तो होता ही है गवर्नमेंट को पैसे का, लेकिन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो फेवर के जो आर्ग्यूमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।